वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के हिंदी प्रसारण में आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में हम आपके लिए असम के चाय बागान मजदूरों के सफल संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने एकजुट होकर जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को सिलचर के चाय बागानों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की गलियों तक पहुंचाया और विजयी हुए। असम के सिलचर में डोलू टी एस्टेट के मजदूर एक दिन विशालकाय ट्रकों, बुलडोज़रों और आरियों की आवाज़ों से उठे। नए हवाई अड्डे के लिए विकास के नाम पर उनके बगीचों को हड़प लिया जाना था। असम में चाय मजदूरों को न्यूनतम वेतन मात्र 250 रुपये प्रतिदिन मिलता है। इन मजदूरों की रोजी रोटी छीनकर वहां हवाई अड्डे का निर्माण करना एक क्रूर मजाक था। सामूहिक प्राकृतिक संसाधनों की लूट का विरोध करने के लिए श्रमिक एकजुट हुए और एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया कि कॉरपोरेट लालच का एकमात्र जवाब मेहनतकश लोगों की एकजुटता और संघर्ष से दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त होने तक पेड़ों की कोई सफाई या कटाई नहीं की जा सकती है। डोलू के चाय बागान श्रमिकों के संघर्ष पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के कछार क्षेत्र के उप सचिव मानस दास। मानस, वर्कर्स कनेक्ट रेडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लोगों के आजीविका और आवास के अधिकार को अक्सर विकास के खिलाफ खड़ा किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के किसी भी प्रतिरोध को विकास विरोधी बताया जाता है। डोलू के चाय बागान के लिए भी यही स्थिति थी। यूनियन ने इस दुष्प्रचार का कैसे मुकाबला किया? देखिए, कोई भी सचेत व्यक्ति, समझदार व्यक्ति विकास के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी छीन कर, पर्यावरण का नाश करके, पूरी तरह से एक समाज का दमन करके, गांव वालों को परेशान करके, इस प्रकार से तो कोई विकास नहीं होता है। लोग हमेशा ऐसे ही विकास की खिलाफत करते हैं जो लोगों का दमन करे, और ऐसी ही कुछ कहानी डोलू में भी रही, डोलू के चाय बागान में भी रही लोगों के साथ। डोलू में इसी तरह से आप देखेंगे कि 2006 के कानूनों का पूरी तरह से उसको धत्ता बताते हुए धारा 144 लगाकर, लोगों को प्रताड़ित करके, पुलिस और बुलडोज़र लगाकर, जनजीवन पूरी तरह से ध्वस्त करके, बहुत सारे छायादार वृक्ष जो हैं, पेड़ काटे गए। इसी के साथ बहुत सारे चाय के झाड़ बर्बाद कर दिए गए, उन्हें उखाड़ दिया गया। इसी के बाद लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें कि असम मजदूरी श्रमिक यूनियन, जो कि NTY से संबद्ध है, उसने अगुवाई की। जब मज़दूरों की रोज़ी रोटी छीनकर, उनके पेट पे लात मारकर वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की अनैतिक कवायद केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत से शुरू हुई, तभी से असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने इस लड़ाई का नेतृत्व किया, इसको आगे लेकर गए, इस संघर्ष को एक दिशा दी। शुरुआत में कई सरकारी अधिकारी और बहुत सारे दलाल आए। उन्होंने कहा कि किसी भी परमानेंट या ठेका मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी, इस गांव के जितने रहने वाले हैं उनकी नौकरियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको और बेहतर नौकरियां मिलेंगी, बहुत विकास होगा। शुरुआत से ही लोगों ने भी इन भ्रांतियों की खिलाफत की और यूनियन ने भी इस जो ये मिथक तैयार किए जा रहे थे उसको तोड़ने का काम किया। कई बार प्रलोभन देने के लिए ये कहा गया कि जो भी लोग जिन्होंने माध्यमिक की पढ़ाई की है या उच्च माध्यमिक की पढ़ाई की है उनको बेहतर नौकरियां मिलेंगी, जो भी गांव के लड़के लड़कियां हैं उनमें बेरोज़गारी ख़त्म होगी इस एयरपोर्ट के बनने से। कई ऐसे पुलिस अधिकारी भी आए जिन्होंने कहा कि आप अपनी मार्कशीट दिखाइए, हम आपको इस एवज़ में बेहतर नौकरी दिलाएंगे, जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका भविष्य सुधरेगा। लेकिन इन मिथकों का ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि शुरुआत से ही असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने और कई विभिन्न संस्थाओं ने जो यहाँ काम कर रही थीं, जैसे कि फोरम फॉर सोशल हार्मनी, डोलू चाय बागान बचाओ समिति और कई अन्य यूनियनों ने भी इसमें साथ दिया। लेकिन यूनियन और यूनियन के सदस्यों को हमेशा से ये साफ था कि ये विकास के नाम पर बस ध्वंस होने वाला है। अगर ये कार्रवाई आगे बढ़ती है तो लोगों का बस अहित होगा। जो ग्रामीण और मेहनतकश लोग हैं उनकी स्थिति बद से बदतर होगी। यह समझ यूनियन में भी थी और धीरे धीरे ये सारे गांव वालों तक फैली। जब भी इस बड़े पैमाने पर कोई सौदा होता है
तो लोगों को नौकरी का वादा दिया जाता है। बहुत सारे एजेंट पनपते हैं जो नौकरी का, रुपया पैसा का लालच देते हैं और बेहतर भविष्य की झूठी कहानियाँ सुनाकर फंसाते हैं। यूनियन ने इस फर्जीवाड़े का सामना कैसे किया और संघर्ष को कैसे सशक्त किया? एक बात तो ये है कि शुरुआत से ही यहाँ पर असम मजदूरी श्रमिक यूनियन की थोड़ी पहुँच थी, लोगों के बीच इसका एक विश्वास था, एक पैठ थी हमारी, तो उसकी वजह से इस संघर्ष को नेतृत्व देने में हम सफल रहे। इसके अलावा हमें यहाँ पर बहुत से सचेतन लोग मिले, ऐसे लोग मिले जिनके विचार हमारे से मेल खाते थे। उनका साथ मिलने से एक गति बनी। इसके साथ ही हमें कई अन्य संस्थाओं से, कई अन्य लोगों से, बुद्धिजीवियों से बहुत मदद मिली, जैसे कि पश्चिम बंगाल, खासकर कोलकाता के कई लोगों का, कई संगठनों का हमें साथ मिला। और इसमें केवल यूनियन शामिल नहीं हैं, कई अन्य प्रकार के संगठन जो कि अधिकारों पर काम करते हैं, ग्रामीण लोगों पर काम करते हैं, रंगकर्मी हैं, सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं, कवि हैं, ऐसे बहुत से लोगों का हमें साथ मिला। उनके सहभाग से हम लोगों की एक समझ तैयार करने में सफल रहे। हमने कई बैठकें की अलग अलग जगहों पर, लोगों को इसके बारे में बताने के लिए, जागरूक करने के लिए। ऐसी एक वार्ता पश्चिम बंगाल में भी हुई। असम भवन में हमने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा जहां पर हमने लोगों को बताया कि वर्तमान स्थिति क्या है, इस लड़ाई को आगे ले जाना क्यों ज़रूरी है, इसको क्यों गति देनी होगी। इस बारे में हमने ज़मीनी स्तर पर काफ़ी काम किया। जिस तरह से अनैतिक रूप से, गैरकानूनी रूप से, अमानवीय रूप से ये कार्रवाई हो रही थी, इसके बारे में लोगों को बताया, ग्रामीण लोगों को समझाया। और जो एक पूरा इरादा था कि इस पूरी व्यवस्था को, एक पर्यावरणीय व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था, जनजीवन जो है लोगों का, एक जीने का तरीका जो है, उसको ख़त्म करने की जो कवायद शुरू हुई थी, उसके बारे में लोगों को सचेत किया। इससे एक बड़ा फ़र्क ये पड़ा कि हमें लोगों का समर्थन तो मिला ही, साथ ही जो रोज़ी रोटी की मार जो लोग झेल रहे थे, उनके समझ में ये बात आई कि उनके पास कई लोगों का, कई संगठनों का, देश भर से बड़े संगठनों का साथ है। इससे आसपास के गांवों में भी ये बात फैली, उनका भी हमें पुरजोर समर्थन मिलना शुरू हुआ। इसमें NTUI, न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा संबल मिला हमें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अलग अलग देश भर के कई यूनियन जो हैं उससे संबद्ध हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से, देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग किस्म के काम करने वाले मेहनतकश लोगों से हमें बहुत समर्थन मिला, उनसे हमें संबल मिला, मनोबल बढ़ा हमारा। इससे ग्रामवासियों को भी ये लगा कि अच्छा, हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। कई जगह से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को चिट्ठियाँ लिखी गईं, दस्तावेज़ भेजे गए, सवाल खड़े किए गए कि आखिर ये कैसा विकास हो रहा है। उससे लोगों को काफ़ी संबल मिला। साथ ही इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हमें एक रास्ता तैयार होता दिखा। इसी तरह से धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा पाए और डोलू की मेहनतकश जनता, जो ग्रामीण जनता है, वो इस लड़ाई से जुड़ी रही लगातार। धीरे धीरे लोगों के ये भी समझ में आने लगा कि देश में अभी जो व्यवस्था बन गई है, एक पूंजीपतियों का वर्ग और एक मजदूरों का वर्ग, और उनके बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, वो लोगों के जहन में साफ हो गई कि ये हमारी केवल पर्यावरण की लड़ाई नहीं है, हमारे रोज़ी रोटी की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई है। उस व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई है जो केवल पूंजीपतियों और अमीरों का साथ देती है। तो जैसे जैसे ये विचार लोगों के बीच पहुंचता गया, वैसे वैसे आंदोलन तीव्र होता गया, लोगों की सहभागिता बढ़ती गई, और इसी तरह से हमने बाकी मिथकों का, बाकी जो दुष्प्रचार चल रहे थे, उनका सामना किया। बेहद कम मजदूरी और जीवन यापन की अमानवीय स्थितियां अधिकांश चाय बागान मजदूरों की वास्तविकता है। उन्हें डर है कि अगर वे संघर्ष करेंगे और बेहतर जीवन की मांग करेंगे तो आज उनके पास जो कुछ भी है वह भी छीन लिया जाएगा। ऐसे में मजदूरों के लिए आपका क्या संदेश है? यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि असम में 2 घाटियाँ हैं, बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी। दोनों जगहों पर चाय बागान हैं, और एक तरह से कहिए कि यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है, जहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, प्रमुख नौकरी का जो साधन है, वो इन चाय बागानों में काम करना ही है। तो मुख्यतया दोनों घाटियों में चाय बागान मजदूर ही ज़्यादा हैं। खास करके जो बराक घाटी है, जहाँ हमारी यूनियन है, जहाँ पर डोलू चाय बागान भी है, वहाँ पर पूरी तरह से अगर आप देखें तो काम लोगों के पास जो है वो चाय बागानों में ही है, यही यहाँ का मुख्य धंधा है। लेकिन यहाँ पर भी भेदभाव है।
बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी में काम करने वाले मजदूरों को एक समान मजदूरी नहीं मिलती है। ये गुलामी के समय से, ब्रिटिश राज के समय से ये परेशानी चली आ रही है कि वेतन में भेदभाव रहा है दोनों क्षेत्रों में। हम एक लंबे अरसे से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि दोनों घाटियों में मजदूरी एक समान हो, बराक और ब्रह्मपुत्र घाटी में एक बराबर मजदूरी मिले। तो आपने जो कहा 250 रुपये, वो ब्रह्मपुत्र घाटी में लोगों को मिलते हैं। बराक घाटी के मजदूरों के लिए जो मजदूरी तय की गई है वो है 228 रुपये प्रतिदिन। हम लगातार इस भेदभाव को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही हमारी मांग है कि चाय बागान मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय की जाए। अभी यहाँ कोई न्यूनतम मजदूरी दर तय नहीं की जाती है। ये जो है ये मोल भाव के जरिए अभी तय होता है। तो एक त्रिपक्षीय समिति का गठन हो जो कि चाय बागान मजदूरों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी दर तय करे। देखिए, श्रमिकों के जीवन में तो लगातार संघर्ष चलता ही रहता है। मजदूर हमेशा संघर्षरत होते हैं। जहाँ तक बात बराक घाटी में चाय बागान मजदूरों की है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि डोलू चाय बागान जो है वो घाटे में नहीं चल रहा था, वो मुनाफे में चलने वाला एक चाय बागान है। जैसी एक धारणा है कि चाय बागान बहुत ही बुरा कर रहे हैं धंधे में, उनको मुनाफा नहीं होता। जब 2022 में हमने इस बात की विवेचना की, हमने जब कंपनी के बैलेंस शीट उठाकर देखे तो हमने पाया कि ये चाय बागान तो मोटा मुनाफा कमा रहा है। और जब अनैतिक रूप से यहाँ पर 41 लाख चाय के झाड़ उखाड़ फेंके गए, गिरा दिए गए, उसके बाद से लाजमी था कि यहाँ पर नुकसान होता। और वही मालिकों ने किया भी। उन्होंने अपने बैलेंस शीट में ये दिखाना शुरू किया कि देखिए ये चाय बागान कितना घाटे में चल रहा है। लेकिन इससे पहले भी जब चाय बागान मुनाफे में चल रहा था तब भी मज़दूरों को कोई बहुत अच्छी कमाई तो नहीं मिल रही थी। मज़दूर हमेशा से संघर्षरत रहे हैं, बड़े ही संग्रामी रहे हैं, क्योंकि उनको अपना हक मिलता नहीं है। यह मुख्य बात यह आ जाती है कि इन संग्रामी मज़दूरों को जो दिशा दिखाए जाने की ज़रूरत है, जो अगुवाई की ज़रूरत है, वो पूरी होनी चाहिए। ऐसे संगठन होने चाहिए जो मज़दूरों को, उनके आक्रोश को एक सही दिशा दिखा सकें। अगर डोलू की ही बात करें तो जब डोलू चाय बागान के ज़मीन के अधिग्रहण की बात हुई, लगभग 2500 बीघा ज़मीन के अधिग्रहण की बात हुई, तो जो करार हुआ वो कंपनी के मालिकों और 3 स्वीकृति प्राप्त यूनियनों के बीच हुआ। तीनों यूनियन यानी कि इंटक, बीएमएस और C2, इनके नेताओं और कुछ सरकारी कर्मचारी जैसे कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और टी बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनके बीच में ये करार हुआ था। तो ये जो मज़दूरों की अहित का पूरा षड्यंत्र चला, इसमें यूनियन भी शामिल रहे और कई दिनों तक ये जो करार था इसको गोपनीय रखा गया। अंत में ये हमारे हाथ लगा और इसके बाद असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने इसको लोगों तक पहुंचाया, इसको जन जन तक बताया कि देखिए कैसे ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और हम स्वीकृति प्राप्त यूनियन नहीं थे, लेकिन जब हमने इस करार का पर्दाफाश किया तो हमें लोगों का समर्थन मिला, उनके बीच में एक विश्वास पैदा हुआ कि ये एक यूनियन है जो हमें सही दिशा दिखा रही है, ये सच्चाई का साथ दे रही है। इससे पहले लोगों को इस करार के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई अनुबंध हुआ है कि यहाँ पर जब एयरपोर्ट बनेगा तो ये सारे जो चाय के झाड़ हैं ये उखाड़ फेंके जाएंगे, लोगों की रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाएगी। तो जब लोगों को ये पता चला कि क्या षड्यंत्र चल रहा है, उनके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो एक साथ आए, एकजुट हुए, उनका हमारे प्रति विश्वास बढ़ा और हमारे लिए भी ये जिम्मेदारी बढ़ी कि हम उनका नेतृत्व किस तरह से सही दिशा में करें। और हमें इसमें कई लोगों का संबल मिला, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें फ्रंट फॉर सोशल हार्मनी और कई अन्य सामाजिक संगठनों का जब साथ मिला तो लोगों को भी ये समझ में आया कि उनका घर बार नष्ट हो जाएगा, उनको अपनी पैतृक ज़मीन छोड़कर जाना पड़ेगा, जहां वो इतने सालों से रहते आए हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये बात उनकी समझ में आई। और मैं जो कह रहा हूँ वो केवल डोलू के संदर्भ में नहीं है, कहीं भी जहाँ भी मज़दूरों के ऊपर दमन हो रहा है, उनकी लड़ाई का, उनके संघर्ष का एक ही रास्ता है कि सभी लोग एकत्रित होकर, एकजुट होकर, एकता के साथ आवाज़ उठाएं, संघर्ष करें, इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हों। तभी मज़दूरों की, मेहनतकश लोगों की जीत संभव है। इस संघर्ष में जितने भी मेहनतकश वर्ग के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, किसान हैं, ग्रामीण हैं, उन सबको एक साथ आना होगा। ये लोगों का संघर्ष है, जनता का संघर्ष है। ये जल, जंगल, ज़मीन बचाने की एक लोकतांत्रिक लड़ाई है।
वे सभी लोग जिनका लोकतंत्र में विश्वास है, जो मेहनतकश वर्ग के हैं, उनको एक साथ आना होगा। हमने देखा है कि डोलू में जो आंदोलन हुआ उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में पड़ा है। निश्चित तौर पर जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर जो भी किसान हैं, मज़दूर हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनके अंदर ये समझ बनी है कि हम आंदोलन कर सकते हैं, हम संघर्ष कर सकते हैं, हमारा संघर्ष विजयी होता है। ये एक सोच तैयार हुई है। लोगों को ये भी समझ में आया है कि अगर हम उठेंगे नहीं, हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमारा जो जीने का पूरा तरीका है, केवल हमारा रोज़ी रोटी नहीं, हमारा रोज़गार नहीं, हमारा जो सामाजिक संरचना है, जो हमारा रहन सहन का तरीका है, वो ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोगों ने जो भी जनता विरोधी, मज़दूर विरोधी, मेहनतकश लोगों के विरोध में जो भी परिकल्पनाएं सरकार ने की हैं, उसके विरोध में लोग खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि डोलू के मज़दूरों के संघर्ष ने देश को जो एक संदेश दिया है, एक उदाहरण जो प्रस्तुत किया है, उससे मज़दूर वर्ग का जो संघर्ष है उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, एक नई स्फूर्ति के साथ मेहनतकश लोगों का संघर्ष आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शुक्रवार फिर होगी मुलाकात वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त।